ये वीडियो आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बस आप इस वीडियो में जो PDF है वो आप लिंक से डाउनलोड करके 2 से 3 बार रीड मार लो, आपका JIT लगभग सारे आपका आंसर रट जाएंगे। एक बार आप रीड मार लीजिए बस, तो आपका थ्योरी पार्ट निपट जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो बस PDF पढ़ लो और या फिर मेरे साथ पढ़ लो। और दूसरा, पिछले बार OEE का क्वेश्चन आ गया था 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और इस बार JIT या फिर सिक्स सिग्मा, JIT या फिर सिक्स सिग्मा से आने के थोड़े चांसेस है। JIT से अगर आ गया तो आप उसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से कर लो, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप करते ही हो, प्रैक्टिकल तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन थ्योरी पार्ट आपका मिस ना हो जाए। तो JIT में प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट, और थ्योरी पार्ट इस वीडियो से हो जाएगा। और सिक्स सिग्मा ये सारी केस स्टडी अगर कर लेते हो आप तो आपका ये चैप्टर आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो बस यही कोशिश है इस वीडियो से कि आप इसका थ्योरी पार्ट मिस ना करो। आपका SCMP, उसमें चैप्टर 3 जो है उसमें JIT जो टॉपिक है उसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैंने सेम टू सेम छाप दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया है जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन अपन लोग थ्योरी पर तो ध्यान नहीं दे पाते। अभी ध्यान देते भी है तो भी एक रीडिंग मार लेते हैं, उससे समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। तो एग्जाम में जैसे 4 पॉइंट है तो अब 4 की जगह 2 या 3 पॉइंट ही लिख पाओगे। तो मैंने क्या किया है, सब पॉइंट को हिंदी में लिख दिया है ताकि आप समझ सको उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं। समझ तो आपको वैसे भी आ ही गया होगा, लेकिन और हिंदी में अपने को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है क्योंकि अपनी लैंग्वेज हिंदी है, तो समझ जाओगे आप हिंदी में। उसके बाद फिर मैंने बाद में आपको समरी भी दे दिया है। ये समरी से क्या होगा, जैसे 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट को फटाक से एक एक लाइन में पढ़ के अपन याद भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ जगह ये काम किया JIT में। अब JIT के मैंने जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले उन सब के मैंने लिख दिया आंसर। आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था पियर्सन मेटल एंड मोटर वर्क्स वाला, उसमें पहला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन JIT। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको JIT को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप क्या क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि JIT स्ट्रीमलाइन करता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को इस हद तक कि वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड आर ड्रिवन आउट ऑफ प्रोसेस, सारे वेस्टेज को वो हटा देता है। JIT में प्रोडक्शन फैसिलिटी को वेंडर के सिस्टम से इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमारी जो प्रोडक्शन, हम जितना प्रोडक्शन फैसिलिटी वेंडर के सिस्टम से इंटीग्रेट कर देंगे ताकि सिग्नल बेस्ड ऑटोमेटिक सप्लाई कानबान के थ्रू हमको पता चल जाए, उसको पता चल जाए कि हमको इतनी जरूरत है तो वो भिजवा देगा तुरंत। तो ये दूसरा, प्रोडक्शन फैसिलिटी को वेंडर के सिस्टम से कनेक्ट कर दो। तीसरा पॉइंट था कि JIT में इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट सबसे लोवेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सप्लायर जो सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देता है जब भी जरूरत रहती है डिपार्टमेंट को, जिसके कारण स्टोरेज हमको मटेरियल की जरूरत स्टोर नहीं करना पड़ता, तो हमारी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे लो हो जाती है। चौथा पॉइंट था कि JIT की प्री रिक्विजिट क्या है। JIT की प्री रिक्विजिट शर्तें यही है कि भाई वेंडर के साथ इंटीग्रेशन एकदम सही हो, तालमेल, वेंडर के साथ जो तालमेल हो एकदम सही बैठे। अगर वेंडर के साथ इंटीग्रेशन सही से नहीं बैठा तो स्टॉक आउट की सिचुएशन भी आ सकती है जिससे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस हो सकता है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा पॉइंट कि एम्प्लॉय जो है, हम ये JIT ये चाहता है कि हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं वो मल्टीटास्किंग होने चाहिए, और ये की फीचर है JIT का। एम्प्लॉयज का जो ग्रुप हमको बनाना है वो प्रोडक्ट बेस्ड बनाना है, ना कि फंक्शन बेस्ड। इसलिए JIT प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है और वेस्ट को एलिमिनेट कर देता है। तो ये पॉइंट था उसका 5 पॉइंट, तो इसकी समरी भी लिख दी। पहला पॉइंट JIT स्ट्रीमलाइन करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, ये पता चल गया। दूसरा, JIT प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो वेंडर के सिस्टम से हमको इंटीग्रेट करना है, सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड था। थर्ड पॉइंट, इन्वेंट्री की स्टोरेज को सबसे लो कर देता है JIT। प्री रिक्विजिट JIT की शर्त ही है कि वेंडर के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट, एम्प्लॉय हमारे मल्टीटास्किंग होने चाहिए। एम्प्लॉय का जो ग्रुप बनाना है हमको प्रोडक्ट बेस्ड बनाना है, ना कि फंक्शन बेस्ड। तो ये 5 पॉइंट हमको यहाँ से देख के ऊपर के 5 पॉइंट याद आ जाने चाहिए। एक बार ऊपर को अच्छे से रीड मार लो और उसके बाद नीचे 5 पॉइंट की समरी पढ़ लो तो आपको याद आ जाएगा 5 पॉइंट, आप JIT के बारे में लिख लोगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन था डिलाइट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन वाला। उसमें पहले क्वेश्चन में हमको पूछा था एक्सप्लेन करो JIT परचेसिंग और JIT प्रोडक्शन, दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो पहला पॉइंट तो उसने एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि JIT, वापस से वही जो ऊपर पढ़े थे हमने, कि JIT स्ट्रीमलाइन करता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को, इस हद तक स्ट्रीमलाइन कर देता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कि सारे वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड आर ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। वेस्टेज होना ही नहीं है, सारी वेस्ट वाली चीजें, नॉन वैल्यू एडेड को हटा देता है वो। इसमें फिर वो पहला पॉइंट चालू किया कि JIT परचेज ये बोलता है कि मटेरियल तभी खरीदना चाहिए जब जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब प्रोडक्शन करने की जरूरत हो तभी हमको मटेरियल खरीदना चाहिए। जबकि JIT प्रोडक्शन क्या बोलता है, JIT प्रोडक्शन ये बोलता है कि फिनिश प्रोडक्ट हमको तभी बनाना चाहिए, तभी प्रोड्यूस करना चाहिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, जब कस्टमर को जरूरत हो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलता है। और तीसरा पॉइंट उसने बता दिया कि भाई ट्रेडिशनली हम क्या चलते हैं, JIT पहले क्या चलता है, JIT पहले
ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ये बोलता था कि फोरकास्टेड डिमांड या फिर एक्सपेक्टेड डिमांड के बेसिस पे हमको फिनिश गुड बनाना चाहिए, बना बना के स्टोर कर लो एडवांस में, ताकि एक्सपेक्टेड डिमांड मीट हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट तो दोनों क्या क्या बोलते हैं और ट्रेडिशनली भी क्या बोलता था ये बता दिया। दूसरा पॉइंट, जीआईटी परचेजिंग इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस कर देता है, इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस कर देता है, ताकि जिसके कारण हमको हमारी दो कॉस्ट कम हो जाती है, एक तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा वर्किंग कैपिटल हमारा कम हो जाता है। वर्किंग कैपिटल कम होने से हमको जो इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हमारी इंटरेस्ट की इनकम सेव हो जाती है, इंटरेस्ट की एक्सपेंस नहीं लगती हमारी। और ऑन अदर हैंड जीआईटी प्रोडक्शन हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो अपना प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करके दे सके। जीआईटी प्रोडक्शन ये करता है। और जीआईटी परचेजिंग क्या करता है, इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस कर, जिससे हमें दो फायदे होते हैं। और जीआईटी प्रोडक्शन क्या करता है, कस्टमर के हिसाब से बनाने की हमको फैसिलिटी देता है, कस्टमाइज, हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर कस्टमर नीड। ये भी जीआईटी प्रोडक्शन भी क्या करता है, वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, जिससे वही सेम इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले हमें सेव हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि जीआईटी परचेज और प्रोडक्शन दोनों की शर्त ये है कि वेंडर का इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। वेंडर का इंटीग्रेशन सही नहीं बैठा तो स्टॉक आउट की सिचुएशन आ सकती है, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस होता है। सेम पॉइंट जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। और लास्ट पॉइंट कि हमारे एम्प्लॉय मल्टीटास्किंग होना चाहिए, हमको एम्प्लॉय का वो ग्रुप बनाना चाहिए जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, ना कि फंक्शन बेस्ड। तो ये 4 पॉइंट उसने जीआईटी और एक्सप्लेन करने बोला था। तो इसकी भी मैंने समरी बना दी थी कि पहला पॉइंट तो भाई कि तीनों के बारे में बताया, जीआईटी परचेज, जीआईटी प्रोडक्शन और ट्रेडिशनल सिस्टम क्या बोलता था। सेकेंड पॉइंट था कि जीआईटी परचेज में इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है और वर्किंग कैपिटल भी हमारी कम हो जाती है और कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। और जबकि जीआईटी प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट में जीआईटी प्रोडक्शन में कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा था कि प्री रिक्विजिट जीआईटी की ये है कि प्रॉपर इंटीग्रेशन विद वेंडर। और फोर्थ पॉइंट था हमारा कि एम्प्लॉयज को मल्टीटास्किंग होना चाहिए और एम्प्लॉय का जो ग्रुप बनाना है वो प्रोडक्ट बेस्ड बनाना है, ना कि फंक्शन बेस्ड। तो ये चारों पॉइंट आपके उस क्वेश्चन के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनोवेशन लिमिटेड का जो क्वेश्चन था, उसमें मेरे को पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पूछा था कि एडवाइस करो कंपनी को। तो हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉल्यूशन पूरा सॉल्व कर दिया, और उस हिसाब से जीआईटी में कॉस्ट कम आ रही थी। नॉर्मल जो करंट सिस्टम चल रहा था हमारा, उसमें जो कॉस्ट आ रही थी वो ज़्यादा, वो जो जीआईटी से जीआईटी उसमें ज़्यादा रहती है और जीआईटी में कम आ रही थी। तो यही बोल रहे, भले ही इनोवेशन लिमिटेड सेव कर रही है 37,625 बाय चेंजिंग इट्स प्रोडक्शन सिस्टम टू जीआईटी। जीआईटी में कन्वर्ट होने से वो 37,000 को तो सेविंग कर रही है, पर उसको बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करना होगा बिफोर टेकिंग एनी फाइनल कॉल। तो पहला पॉइंट ये था कि वो उसको एंश्योर करना पड़ेगा, कि जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पे हमको दे दे, जब भी ये इनोवेशन लिमिटेड को जरूरत होगी। सप्लायर की हमको इसमें 2 पॉइंट चेक करना है, पहले में कि सप्लायर हमको टाइम पे माल भेज दे, और दूसरा सप्लायर की मुझे क्रेडेंशियल और रिलायबिलिटी चेक करनी है, थोरोली चेक करनी है। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इशू ना आ जाए, इसके लिए हमको अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को सप्लायर की साइट में विजिट करने भेज देना चाहिए। अब इंजीनियरिंग स्टाफ को सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग स्टाफ को सिर्फ ये देखने नहीं भेजना है कि क्या वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिलायबली शिप कर पाएंगे कि नहीं, हमको बल्कि हमारे इंजीनियरिंग असिस्टेंस भी देना चाहिए, उनके सप्लायर को हमारा इंजीनियरिंग असिस्टेंस देना चाहिए, ताकि वो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके। और तीसरा पॉइंट था कि इनोवेशन लिमिटेड को अपने प्रोसेस और डिजाइन लेवल की क्वालिटी को बढ़ा दो। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जीरो डिफेक्ट अचीव कर ले। और चौथा पॉइंट था कि इनोवेशन लिमिटेड को अपने वर्क फोर्स की एफिशिएंसी, चौथा पॉइंट वर्क फोर्स से रिलेटेड है, तो चौथा पॉइंट वर्क फोर्स की एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको एंश्योर करना होगा कि लेबर लोगों का लर्निंग कर स्टडी रेट पे रीच हो जाए, लर्निंग कर जो है वो स्टडी रेट पे रीच हो जाए। एक जो रहता है कि इससे ज़्यादा हम और कम टाइम में माल नहीं बना पाएंगे, उस हद तक हम पहुंच जाए, तो वो रेट हमको रीच करना है लर्निंग कर को। तो हमको ये ध्यान देना है ताकि वैरायटी ऑफ ऑपरेशन करने के काबिल बन सके, और मेरा जो काम है लेबर लोग वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कर दे। अगला है कि वर्क फोर्स को मुझे कंप्लीटली रीट्रेन और फोकस कराना पड़ेगा ऑन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी उनको आनी चाहिए करना। ये तो वही पॉइंट हो गया मल्टीटास्किंग और फिर एम्प्लॉय वाला जो अपन पढ़ते हैं उसको उसने अलग पॉइंट में लिख दिया। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इसका अगर क्वेश्चन आता है तो। इसकी समरी बनाई थी मैंने कि सबसे पहले पॉइंट हमको इंश्योर करना है कि सप्लायर एग्जैक्ट टाइम और डेट पे माल भिजवा दे, और सप्लायर की क्रेडेंशियलिटी और रिलेबिलिटी चेक कर लो। सेकंड पॉइंट में हमको अपने इंजीनियर स्टाफ को सप्लायर की साइट में भिजवा दो, माल सही से भिजवा पाएंगे, वो सामने वाला हम लोग को माल सही से भिजवा पाएगा कि नहीं। इसके साथ साथ मुझे उनके प्रोसेस को भी अपनी इंजीनियरिंग असिस्टेंस दे दो, उनके प्रोसेस को अपने इंजीनियर लोग की सहायता दे दो। अगला पॉइंट है कि प्रोसेस और डिजाइन लेवल की क्वालिटी इंप्रूव करो। क्यों करो, क्योंकि जीरो डिफेक्ट हमको चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। और लास्ट में वर्कफोर्स वाला पॉइंट था। तो 4 पॉइंट इसमें हमको याद रखना। पहला कि सप्लायर का देखना है हमको कि वो एग्जैक्ट टाइम और डेट पे हमको भेजता है कि। दूसरा पॉइंट, हमको सप्लायर के अपने आदमी भिजवा देने हैं। तीसरा पॉइंट, हमको अपनी क्वालिटी, डिजाइन लेवल
और प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। चौथा पॉइंट था वर्कफोर्स से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन जो था वो था केपी लिमिटेड का। केपी लिमिटेड का जो क्वेश्चन था उसमें हमको कमेंट कर, सेम वही था कि जीआईटी निकालो, करंट सिस्टम से निकालो, लेकिन करंट सिस्टम में ज़्यादा कॉस्ट आई थी, जीआईटी कम कर दिया था कॉस्ट। तो इसका आंसर सेम जो इनोवेशन लिमिटेड का लिखा, सेम टू सेम आंसर वही 4 पॉइंट लिखे। सप्लायर को सही टाइम पे माल भेज दे, दूसरा सप्लायर के हम अपने लोगों को भेज देंगे, तीसरा हमारी प्रोसेस और क्वालिटी को हमको इंप्रूव करना है ताकि डिफेक्ट हो ही ना हमारे प्रोडक्ट में। चौथा हमारे वर्कफोर्स से रिलेटेड वाला पॉइंट चौथा पॉइंट था। तो ये 4 पॉइंट लिख के आने। अब पांचवा क्वेश्चन जो था वो था इम्पैक्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाला। उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या जीआईटी की जो प्रोसेस रहती है वो क्या अलग है, डिफरेंट है जीआईटी परचेज और जीआईटी प्रोडक्शन में। जीआईटी परचेज और जीआईटी प्रोडक्शन में जीआईटी की जो प्रोसेस है वो क्या अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। और एक और चीज बोला कि रीजन के साथ बताओ। तो पहला तो मुझे एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्टर टाइप का लिख दिया कि भाई जीआईटी की फिलॉसफी है कि वो डिमांड पुल सिस्टम पे काम करती है ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके आफ्टर कंसिडरिंग टीएकेटी टाइम। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख दिया। सेकंड पॉइंट में जीआईटी प्रोसेस दोनों में डिफरेंट है, वो बोल रहा है दोनों में जीआईटी की प्रोसेस तो दोनों में डिफरेंट है क्योंकि दोनों का इनहेरेंट नेचर ही अलग अलग है। जो भी फंक्शन वो प्रोवाइड करते दोनों का फंक्शन ही अलग अलग है, तो जीआईटी की प्रोसेस दोनों में अलग अलग है। भले से दोनों का पर्पस एक ही है कि दोनों डीक्लटर मतलब रिमूव करते हैं अननेसेसरी आइटम फ्रॉम स्टोर असेंबली लाइन एट प्रोडक्शन फ्लोर और कॉस्ट को रिड्यूस करना। दोनों का भले ही मकसद एक ही है, पर्पस एक ही है कि भाई अननेसेसरी चीजें हटाओ प्रोडक्शन फ्लोर से, जो चाहिए तुरंत लाके दो और कॉस्ट को रिड्यूस करना। दोनों का यही फंक्शन, फिर भी दोनों डिफरेंट है। दोनों में जीआईटी प्रोसेस डिफरेंट लगेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ फंक्शन दे रेंडर। ये आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है। थर्ड पॉइंट में परचेज डिपार्टमेंट जब जीआईटी लगाती है तो उसे जीआईटी परचेजिंग बोलते हैं। मतलब मटेरियल शुड ओनली बी परचेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ये परचेज डिपार्टमेंट तभी बनाती है जब उसको प्रोडक्शन के लिए जरूरत रहती है। और जीआईटी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाती है तो जीआईटी प्रोडक्शन बोलेंगे। तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट शुड ओनली बी प्रोड्यूस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मीट एक्चुअल कस्टमर डिमांड। तो एक सिंपल सा बोल दे कि जीआईटी अगर परचेज डिपार्टमेंट अगर लगाती है, जीआईटी लगाती है तो उसको जीआईटी परचेज बोलते हैं। और फिर बता दिया कि जीआईटी परचेज मतलब हम तभी माल मंगवाते हैं जब हमको प्रोड्यूस करना रहता है। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब लगाती है जीआईटी तो उसको जीआईटी प्रोडक्शन बोलते हैं। उसका वही है कि फिनिश गुड हम तभी बनाएंगे जब कस्टमर को एक्चुअली डिमांड हमसे करेगा कस्टमर। अब समरी, ये तीनों पॉइंट की समरी कि भाई जीआईटी की फिलॉसफी बता दी कि डिमांड पुल सिस्टम में काम करता है जीआईटी, और दोनों डिफरेंट है क्योंकि दोनों का नेचर फंक्शन जो फंक्शन वो प्रोवाइड करते हैं, नेचर ऑफ फंक्शन दे प्रोवाइड आर डिफरेंट, इनहेरेंट नेचर ही डिफरेंट है उनका। और दोनों को डिफाइन कर दे कि क्या है, अगर ये लगाती तो इसको परचेज बोलेंगे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाता है तो प्रोडक्शन बोलेंगे। तो ये तीनों का समरी पॉइंट। मेरे को पूछा था इस क्वेश्चन में कि क्या जीआईटी की प्रोसेस दोनों में डिफरेंट होती है, तो हाँ डिफरेंट होती है, बता दिया मैंने। डिफरेंट बस एक ही पॉइंट आपको बताना है कि इसमें कि दोनों का इनहेरेंट नेचर ही अलग है, फंक्शन दे रेंडर उसका इनहेरेंट नेचर अलग है। बाकी तो एक में जीआईटी फिलॉसफी बोल दिया और दूसरे में जीआईटी दोनों को डिफाइन ही कर दिया, तो सिंपल था। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा था कि कौन कौन से एरिया में जीआईटी परचेजिंग के कारण हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो एक तो परचेज के कारण हमको रॉ मटेरियल के लिए मतलब ये सब वेयर हाउस वगैरह में खर्चा नहीं करना पड़ता, तो हमारी कैपिटल बच जाती है जिसके कारण हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट की सेविंग हो जाती है। दूसरा, स्टोरेज कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, वही सेम ही पॉइंट है रिलेटेड दोनों, एक में पैसा बच गया, एक में स्टोरेज की कॉस्ट भी बच गई, प्लस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बच गई। अब क्योंकि जीआईटी में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ना के बराबर होगी, तो अब इन्वेंट्री नहीं होगी तो जगह एकदम खाली खाली होगी, साफ साफ होगी, तो हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब कौन कौन सी चीजें नीडेड है और कौन सी अननीडेड है, ये आप अलग अलग कर सकते हो। और इसके साथ साथ लेबर का मोशन भी कम हो जाएगा, मतलब लेबर लोग इधर उधर फालतू के नहीं घूमेंगे। और दूसरा, ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ओवरहेड की कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। तो अभी तक पहले पॉइंट में उसने बोला कि इंटरेस्ट की कॉस्ट बच जाती है, दूसरे पॉइंट में बोला कि स्टोरेज की कॉस्ट बच जाएगी, और तीसरे में बोला कि अब जीआईटी में हमारी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रहेगी नहीं, ना के बराबर रहेगी, तो जिससे हम लोग 5S की सॉर्टिंग कर लेंगे, जो चीज़ जरूरी है नहीं जरूरी है उसको सही से अलग अलग कर देंगे। और उसमें हमारी लेबर का मोशन भी कम हो जाएगा, फालतू इधर उधर वो लोग नहीं घूमेंगे, प्लस हमारी ओवरहेड की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है कि माल पहले से पड़ा नहीं रहेगा, दैट इज ऑब्सोल्यूट माल नहीं पड़ा होगा तो वेस्टेज और स्क्रैप भी कम होगा। जैसे कि इसको और थोड़ा समझाया कि भाई फ्रेश रॉ मटेरियल होगा तो खराबी कम निकलेगी। पहले से पड़े रॉ मटेरियल पड़े पड़े थोड़ा सा सड़ जाता है या फिर कुछ ना कुछ खराबी तो आ ही जाएगी, तो लेकिन अगर फ्रेश माल मंगवाएंगे तो वो फ्रेश माल तो ज़्यादातर अच्छा ही रहेगा ना। तो वही फोर्थ पॉइंट में यही बोल रहा है कि जीआईटी परचेज लगाने से हमारी कॉस्ट कैसे बचाते हैं। इंटरेस्ट की कॉस्ट बचा लिया, एक स्टोरेज की कॉस्ट बचा लिया, एक
5S लगा सकते हैं हम लोग, लेबर का मोशन बचा लेंगे और ओवरहेड कॉस्ट कम कर देंगे। माल अगर पहले से पड़ा नहीं रहेगा तो ऑब्सोल्यूट माल नहीं पड़ा होगा, जिसके कारण वेस्टेज और स्क्रैप भी नहीं होगा। तो 4 पॉइंट इसके आपको लिखने की कौन कौन से एरिया में जीआईटी परचेज रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को। वर्किंग कैपिटल, स्टोरेज कॉस्ट और 5S सॉर्टिंग, लेबर का मोशन, ओवरहेड कॉस्ट और ऑब्सोल्यूट माल नहीं होगा तो वेस्टेज और स्क्रैप नहीं होगा। इसकी भी समरी बना तो समरी ऐसी सिंपल बन जाएगी भाई, वर्किंग कॉस्ट बच जाएगा और स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट उसके बाद 5 सॉर्टिंग कर लोगे आप, सॉर्टिंग बच जाएगा, लेबर मोशन रिड्यूस, ये सब कम हो रहे, सारी कॉस्ट आपकी कम हो रही है। सॉर्टिंग अच्छे से कर लोगे, लेबर कॉस्ट मोशन कम हो जाएगा, ओवरहेड आपके कम लगेंगे और स्क्रैप और वेस्टेज भी कम हो जाएगा, ये सब कम हो रहे हैं। सरमाउंट केबल, अगला क्वेश्चन सरमाउंट केबल कार्स, ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें सबसे पहले आपको पूछा था कि एक्सप्लेन कानबान इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कानबान को एक्सप्लेन करो। और दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन कानबान टू बी अप्लाइड इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, क्या कानबान नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में भी लगा सकते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको तो कानबान ही समझा दे कि सबसे पहले कुछ भी पूछो डायरेक्ट आप आंसर तो दोगे नहीं, पहले उस चीज को समझाओगे। तो कानबान सिस्टम इज अ विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। वर्क फ्लो को कैसे मैनेज करना है आपको उसको सिग्नल के थ्रू, ये आता है कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कानबान कैन बी यूज्ड इन पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, पुल सिस्टम जैसी जरूरत वैसे बनाना तो कानबान उसमें काम आ जाएगा। कानबान में एक विजुअल क्यू है, विजुअल क्यू यानी बोल रहा है कि इशारा से चलता है, इशारा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई जो हमारे फैक्ट्री में लेबर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कई बार अनस्किल्ड और इलिटरेट रहते हैं। अनस्किल्ड और इलिटरेट होने के कारण उनको समझ में नहीं आती कई चीज़ें, लिख पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए इशारे वाली लैंग्वेज, इशारा देखते हुए समझ जाए कि अरे और माल चाहिए, गुड्स की रिक्वायरमेंट, फर्दर गुड्स आर रिक्वायर्ड, तो वो लोग कानबान के वो जो इशारा जैसे समझेंगे तो तुरंत उन लोग बोलेंगे और गुड्स चाहिए। इस तरीके से ये यूज होता है कानबान। विजुअल क्यों है? वर्कर लोगों को लिए ताकि वो लोग समझ सके कि और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फर्दर मटेरियल आर रिक्वायर्ड। कानबान साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है, साइकिल टाइम को रिड्यूस कर देता है और इसके साथ साथ वो प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी को एनहांस कर देता है ताकि प्रमोट कर सके वैल्यू टू कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू को प्रमोट कर सके। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट था कि कानबान सिस्टम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल होल्ड करके रखता है जिसको हम लोग कानबान साइज में डिवाइड करते हैं। और पांचवा पॉइंट था कि कानबान सिस्टम क्वालिटी, स्टोरेज की लोकेशन, वेंडर, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, ये सब की इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करता है। तो ये 5 पॉइंट क्या क्या कानबान के उसने बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, कानबान इन्वेंट्री मैनेज कैसे करता है? तो पहले तो कानबान समझा दी, कानबान एक विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक है। अब इन्वेंट्री मैनेज कैसे करता है? तो कानबान पुल सिस्टम में यूज होता है। दूसरा, कानबान एक विजुअल क्यू है, विजुअल क्यू वर्कर लोगों के लिए ताकि वो समझ सके कि भाई और मटेरियल, फर्दर मटेरियल आर रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट साइकिल टाइम को कम करता है, साइकिल टाइम कम करता है और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाता है और कस्टमर की वैल्यू को प्रमोट करता है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि पुल सिस्टम पे काम आता है कानबान, दूसरा विजुअल क्यू है, वर्कर लोग समझ सके कि और मटेरियल चाहिए, और तीसरा साइकिल टाइम को कम करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाता है और कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाता है। साइकिल टाइम कम करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाता है, कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाता है। और चौथा पॉइंट था कि कानबान स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल होल्ड करके रखता है। कानबान में हम लोग स्पेसिफिक कुछ मटेरियल होल्ड करके रखते हैं कि भाई कभी गड़बड़ हो गई तो उसके लिए, जिसको हम लोग कानबान साइज में डिवाइड करते हैं। और कानबान सिस्टम में क्या होता है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी वो मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी कैसी हो रही है हमारी, लोकेशन कहाँ पे स्टोरेज लोकेट कर रहे हैं, वेंडर की डिटेल और डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, ये सब की इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करता है। तो 5 पॉइंट ये आपको लिखना है, इन्वेंट्री मैनेज कैसे करेगा। और अब कानबान साइज और नंबर ऑफ कानबान कैलकुलेट करते वक्त कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है कि यही अजम्पशन कि भाई कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन फ्लोर में आ जाएगा, कानबान स्टोर करने के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। 3 चीज लिखना है, कांस्टेंट रहेगा, सप्लायर हमारे सप्लायर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा, और तीसरा हमारी जो मेट हो गई है, वो जो स्टोरेज करने के लिए जो जगह है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है।
और इसी में सेकंड इसी में पूछा था कि भाई क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में भी कानबान यूज हो सकता है। तो पहली बात तो वो बोला कि ओरिजिनली तो कानबान मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन इट कैन ऑल्सो भी अप्लाइड कर सकते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी अप्लाइड कर सकते हैं। अब कैसे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो मटेरियल तो नहीं रहेगा, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना करते हुए हम लोग एंटिटी के वर्कफ्लो को हम लोग स्मूथ कर देंगे, वर्क फ्लो को स्मूथ कर देंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम लोग। इन्वेंट्री मैनेज किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वर्क फ्लो को स्मूथ कर देंगे। तो पहला पॉइंट तो यही बोल दिया कि कानबान ओरिजिनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आपको कि ये हम लोग इसमें इन्वेंट्री को मैनेजमेंट नहीं करेंगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग हम उसके वर्क फ्लो को स्मूथ कर देंगे, वर्क फ्लो को स्मूथ करेंगे। तीसरा, सिग्नल बेस्ड डैशबोर्ड को हम लोग यूज करते हैं ताकि फ्लो ऑफ वर्क और इंप्रूव कर दे, फ्लो ऑफ वर्क को इंप्रूव करने के लिए। और ये वर्क को कैटेगरी में डाल देता है, जैसे क्या क्या करना है, क्या क्या अभी चल रहा है और क्या क्या हो गया है। इस तरीके से 4 पॉइंट आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग में लिखते हैं। पहला पॉइंट सिंपल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई ओरिजिनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब ये बनाया गया था, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले अपने उसको अब इन्वेंट्री तो बनाते नहीं, तो वो लोग वर्क फ्लो को सुधार देंगे। तीसरा, सिग्नल बेस्ड डैशबोर्ड यूज करते हैं ताकि वर्क फ्लो को और इंप्रूव कर सके। और चौथा, कैटेगरी में बांट देता है चीजों को कि क्या काम हमको अभी करना है, क्या काम अभी चल रहा है और क्या काम हो चुका। ये आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वो क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। इसी में एक और पार्ट, क्वेश्चन में एक पार्ट और था कि फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन एंड प्री रिक्विजिट ऑफ कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम में क्या क्या चीजें हमको पहले से प्री रिक्विजिट रहती है। तो कानबान जो है वर्क फ्लो को स्मूथ कर देता है बाय विजुअलाइजिंग द फ्लो ऑफ वर्क, और वर्क इन प्रोग्रेस को रिड्यूस कर देता है, पॉलिसीज को एक्सप्लिसिट बना देता है, फीडबैक लेता है लोगों से, और साइंटिफिक टेक्निक यूज करता है। और ये सब करते वक्त वो फॉलोइंग फैक्टर को कंसीडर करता है। पहला तो नॉर्मल बता रहा है कि कानबान के यूजेस टाइप का बता रहा है कि कानबान वर्क फ्लो को स्मूथ कर देता है बाय विजुअलाइजिंग द फ्लो ऑफ वर्क, कि फ्लो वर्क को कैसे कैसे करना है, पहले ये करना है, पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे हम लोग वर्क ऑफ फ्लो ऑफ वर्क को। उसके बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस को कम कर देता है, पॉलिसीज, प्रोसेस की पॉलिसीज को एक्सप्लिसिट बना देता है कि भाई ये करना है, फीडबैक लेता है, साइंटिफिक टेक्निक यूज करता है। तो ये हमने थोड़ा बता दिया कानबान के बारे में। और ये सब करते वक्त उसको फॉलोइंग चीजें ध्यान रखनी पड़ती, तो ध्यान जो रखनी है वो इंपॉर्टेंट आंसर तो यही है कि सप्लायर रेडी है कि नहीं। मेरे को ये ध्यान रखना है सप्लायर रेडी है कि नहीं, रॉ मटेरियल को लॉट साइज जो कि कानबान साइज के बराबर भेजने के लिए, जितना कानबान साइज में बोल रहा हूँ उस लॉट में वो भेजने के लिए रेडी है कि नहीं। दूसरा, सप्लायर पुल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के, कि मैं जब जब मांगूंगा तब तक तो देना पड़ेगा, भाई मुझे माल मेरे को इस तारीख को जरूरत है तो तू देगा मुझे उस दिन, तो उस चीज के लिए रेडी है कि नहीं। तीसरा, क्या सप्लायर डायरेक्ट मेरे जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर है वहीं पे माल छोड़ेगा कि नहीं। चौथा, कंजम्पशन पैटर्न वेरी हो रही है या कांस्टेंट रहेगी, ये देखना है। और चौथा है, पांचवा है कि मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या क्या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और छठा है कि प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, वो प्रोडक्ट जिसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो प्रोडक्ट पे रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, पहले 3 पॉइंट तो लगभग सप्लायर से रिलेटेड है कि भाई सप्लायर रेडी है कि नहीं सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल को लॉट साइज जो कि कानबान साइज के बराबर, कानबान साइज के बराबर लॉट साइज में वो मुझे माल छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, प्रोडक्शन फ्लोर में छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, और वो पुल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। 3 चीज सप्लायर से। पहला पॉइंट था कि सप्लायर रेडी है कि नहीं, सप्लायर रेडी है कि नहीं उस कानबान साइज में मुझे प्रोडक्ट देने के लिए, कानबान साइज या फिर उस लॉट साइज जो कानबान साइज के बराबर है उसका। पहला पॉइंट कानबान साइज वाला था, प्रोडक्शन फ्लोर में छोड़ के देगा वो मुझे माल। और तीसरा, पुल सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा। फिर चौथा, मेरी जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कांस्टेंट रहेगी कि वेरी करेगी। और पांचवा छठा थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको आपको ऐसी रट लो कि भाई मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है क्या, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। क्योंकि भाई मटेरियल भले जीआईटी में ये सब तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर लग रही है तो फिर देखो भाई क्यों लग रही है। और प्रोडक्ट पे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना रहेगा। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। 3 पॉइंट तो सप्लायर का कानबान साइज में भेजेगा कि नहीं, प्रोडक्शन फ्लोर में भेजेगा कि नहीं, और तीसरा पॉइंट था कि पुल सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। फिर लास्ट में चौथा पॉइंट था कि कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, वेरी हो रहा है कि कांस्टेंट है। और पांचवा छठा तक मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट का क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं वो। और छठा पॉइंट था मेरा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है उस प्रोडक्ट की। अब वो जो कंपनी जिसका क्वेश्चन था एससीसी, कुछ स्पेसिफिक उस कंपनी को लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कानबान लगा, वो एकदम सिंपल 3 प्रिकॉशन है। 3 का हमने समरी बना दी कि भाई इलिटरेट वर्कर को क्यू को अच्छे से समझा दो,
उनके लिए वर्कर लोग को ट्रेनिंग दे दो, कंजम्पशन पैटर्न पहले से प्रिडिक्ट कर लो। और इस क्वेश्चन में तो उसको पहले से पता था कि कंजम्पशन पैटर्न मेरा कांस्टेंट चलेगा, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया था इस क्वेश्चन में। और तीसरा कि अपने एससीसी जो कंपनी है उसके ईआरपी को सप्लायर के सिस्टम से इंटीग्रेट कर दो। तो इसका मैंने ऊपर लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि वर्कर लोग अनस्किल्ड है और लिटरेसी रेट लो रहती है, इसलिए एंटिटी के लिए जरूरी है कि वर्कर लोगों को विजुअल क्यों अच्छे से समझा दिया जाए, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये, वर्कर लोग इलिटरेट रहते हैं तो उनको ट्रेनिंग दे दिए। दूसरा पॉइंट था कि डिमांड कंजम्पशन को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा हमको विथ रीजनेबल एश्योरेंस इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट कानबान। कानबान लगाना तो हमको डिमांड को प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा कि कितनी डिमांड लगेगी। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कंजम्पशन पैटर्न को। लेकिन एक चीज एससीसी के फेवर में ये चीज है कि उसको अपना कंजम्पशन पैटर्न पता है, उसको पता है कि इसका कंजम्पशन तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। एससीसी के ईआरपी सिस्टम को सप्लायर के सिस्टम से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एसएपी के बहुत सारे वेरियस मॉड्यूल्स आते हैं तो उसको टाइटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा सप्लायर के सिस्टम से। तो ये 3 पॉइंट आप लोग या फिर ये 3 भी लिख देते तो लगभग आंसर सही हो जाएगा आपका। क्यों वर्कर स्किल नहीं रहता तो उनको विजुअल क्यों सिखा दो, सिखाओ कैसे, ट्रेनिंग दे दो उसके लिए उनको। दूसरा कंजम्पशन पैटर्न प्रिडिक्ट करना पड़ेगा विथ रीजनेबल एश्योरेंस। और एससीसी के ईआरपी को सप्लायर के सिस्टम से इंटीग्रेट कर दो। तो ये 3 पॉइंट, ये इतने क्वेश्चन जीआईटी के आप कर लेते हो तो लगभग क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। पैक फ्लशिंग अकाउंटिंग जो है उसका मुझे कहीं आंसर दिखा नहीं किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैं उसका नहीं लिख पाया, बाकी उसका भी छोटा सा ही आंसर है। तो इतना भी आप समझ लेते हो कि इतना इतना आंसर लिखना है तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि आंसर जो प्रैक्टिकल पार्ट रहता है क्वेश्चन का, कॉस्टिंग में आजकल एक प्रैक्टिकल पूछता है, फिर उस पर एक्सप्लेन कर देता है, कुछ कॉन्सेप्ट बता दो इसके प्रैक्टिकल के, फिर और कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं। तो हम लोग ये जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो ये पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। तो एग्जाम में भी हम ये तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फेंक के आते हैं आंसर कुछ भी फेंकोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हम लोग को। तो ये अगर पूरे 4 में 4 या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स हमको मिलते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये 3 पॉइंट को अगर आप याद कर जाते हो तो आपको ईजी, मतलब और ऐसे पॉइंट वही रहते हैं। तो बस यही कोशिश है इस वीडियो से कि आप इसका थ्योरी पार्ट मिस ना करो। तो होप्स आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू।